हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां का सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यह बायोलॉजी के चैप्टर 4 आनुवांशिक एवं जैव विकास है। जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 कर चुके हैं, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हैं हर एक का, इसलिए हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। कौन सी? आनुवांशिकता एवं जैव विकास। प्रश्न 1 में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? लीजिए, प्रश्न संख्या है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने, ओपेरिन ने, लेमार्क ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमको। बोल सर इसका आंसर तो हम जानते हैं, हम कि क्या बताइए। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने। डार्विन का पूरा नाम क्या है? डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। डार्विन का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं पढ़ते हुए प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखा जाए तो प्रश्न संख्या 2 18 में पूछा गया और 21 में पूछा गया। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। काउंसलर है, क्लियर है। क्या है? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? या इसी प्रश्न को इसे उलट के भी पूछता है, मानव शरीर के किस कोशिकाओं में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होता है? किसी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? यानी कि 2 प्रश्न इस तरीके से, यही प्रश्न को ऑप्शन यही रहेगा, पूछा जाता है। तो बोल सर हम तो जानते हैं गुणसूत्र जोड़ा में पाया जाता है। गुणसूत्र कोच में पाया जाता है, जोड़ा में पाया जाता है। तो बोल सर गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा हमको क्या कर दीजिए, बता दीजिए, तब तो हमको समझ में आएगा कि गुणसूत्र क्या है। तो पहला आप जानिए कि गुणसूत्र होता है, जो गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े, 22 जोड़े। कै जोड़ा? 22 जोड़ा। कौची पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है। किसमें गुणसूत्र पाया जाता है 22 जोड़ा? तो मनुष्य में पाया जाता है। तब 22 जोड़ा हुआ, 22 जोड़ा बोल दिए जी, 23 जोड़ा। तो 23 जोड़ा गुणसूत्र हो गया। तो 23 जोड़ा में है, अगर इसको दुगुना करें कितना, टोटल कितने गुणसूत्र हो गए? 46 गुणसूत्र हो गए। ये किस में पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है। कौन सी पाया जाता है? मनुष्य में। तो यानी कि कई जोड़ा? आंसर हो जाएगा 23 जोड़ा। लेकिन कुछ और हम आपको बता देते हैं, जो प्रश्न कभी कभी पूछते हैं, आज तक तो पूछा नहीं, लेकिन अगर आप पूछ दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा? तो सर हम बना लेंगे, और क्या पूछ दिया गया? तो आप जैसा कि बताते हैं, अगर आपको कहे कि बताइए कि मकई के पौधे में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? किसके पौधे में? मकई के। तब मकई के होता है 20 जोड़ा गुणसूत्र होता है। कितना होता है? यानी 20 गुणसूत्र होता है। यानी कि कई जोड़ा में? 10 जोड़ा। किसमें ही होता है? मकई के पौधे में होता है 20 गुणसूत्र, यानी कि कई जोड़ा? 10 जोड़ा होता है। अगर तो आपसे पूछ दे टमाटर के पौधे में कितने गुणसूत्र, कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो टमाटर के पौधे में होते हैं कितने? 24 गुणसूत्र होते हैं। यानी कै जोड़ा होता है? तो 12 जोड़ा होता है। कौची में? टमाटर में। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 24। जोड़ा में पूछ देगा तो कै जोड़ा? 12 जोड़ा। उसी प्रकार आलू में पूछ दे, तब आलू में कितने होते हैं? आलू, ऐसे आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं? आलू में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? तो बोल सर आप बताइएगा, आप ही ना बताइएगा। तो पूरा गुणसूत्र 48 को होता है। तो कै जोड़ा हो जाएगा? 24 जोड़ा। कै जोड़ा हो जाएगा? 24 जोड़ा। आलू के कुल गुणसूत्रों की संख्या 48 होता है। अगर जोड़ा में पूछ देता है 24 जोड़ा हो जाएगा। टमाटर में पूरा गुणसूत्र कितना होता है? 24 गो। अगर जोड़ा में पूछ देता है 12 गुणसूत्र होते हैं, यानी 12 जोड़ा होता है। मकई में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। तो क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 20। जोड़ा में पूछ देता कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसी प्रकार मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ा होते हैं, यानी कि टोटल कै गो? 46 गो होते हैं गुणसूत्र। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, जिसका मैं आपको क्या कर पाऊँ, सॉल्यूशन या जवाब, या मैं आपको इसके बारे में बता सकूं। तो बोल सर कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। तो मैं आगे प्रश्न चलता हूँ आगे की ओर। प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या 3। कराकीट के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अलग होते हैं? समजात अंग होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं, समवृद्धि अंग होते हैं, या डी इनमें से कोई अंग नहीं होता है। ये प्रश्न पूछा गया 2013-2014 में पूछा गया है। क्या पूछा गया? 2013-2014 में पूछा गया।
तो सर हम कहें क्या, नीचे बताइए। बोल सर पहले आप समझाइए। हम कहे समझौत गुणसूत्र किसमें होता है? जो समान हो। कीट के पंख में कितने तरह के अंग होते हैं? तो समझौत अंग यानी समान जाति वालों में समझौत होता है। कीट और चमगादड़ दोनों अलग होते हैं, इसमें समवृत्ति होता है। कैसा होता है? समवृत्ति। और समझौत किसमें पाया जाएगा? जैसे खरगोश, खरगोश के खरगोश समझौत होगा। समवृत्ति कीट का अलग होता है, चमगादड़ अलग होता है, क्योंकि चमगादड़ होता है जब मैमेलिया है, कीट के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए समवृत्ति होगा। समान रहता है सब चीज, लेकिन क्या होगा? वृत्ति, उड़ता भी वही है लेकिन कुछ अलग होता है, इसलिए समावृत्ति अंग पाया जाता है। तो प्रश्न अगर पूछे कीट के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? तो समवृत्ति अंग होते हैं। कैसा अंग होता है जी? तो समवृत्ति अंग होता है। कौन देने योग्य? ध्यान देने योग्य। प्रश्न संख्या चलते हैं 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसे संरचना को कहते हैं। लीजिए, कुछ प्राणियों में ऐसा अंग पाया जाता है जिसका शरीर में कोई उपयोग नहीं रह गया, उस संरचना को क्या कहते हैं? समझौत अंग कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं, समवेशी अंग कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बोल सर ये तो आप ही बता दीजिए, क्वेश्चन में हो गया। जिसका कोई अवशेष रहे, संरचना पाई जाती है जिसका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रहे। जब कोई उपयोग नहीं रहे तो अवशेष अंग कहलाएगा, यानी कि जो से जिसका कोई उपयोग नहीं है अवशेष अंग कहलाएगा। तो सिंपल सा प्रश्न था यार, आपसे आप भी आंसर दे सकते थे। प्रश्न के 4 नीचे अगर आप पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो प्रश्न को पढ़िए 5वां नंबर को, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पहले क्या कर दीजिए, इसका आंसर दे दीजिए, जिससे यह क्लियर हो जाए कि आप जो बताए हैं जो सही प्रश्न का उत्तर दिए हैं या गलत दिए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका तैयारी किस लेवल का है। तो बोल सर बताइए, हम की बताते हैं। जिन शब्द किस प्रस्तावना किसने की थी? जिन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था? ऑप्शन है वाटसन ने बल्ब का आविष्कार किया था जी, मेंडल ने। तो बोल सर मेंडल तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा था। किसका पुस्तक लिखा था? मेंडल। द क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? मेंडल ने लिखा था। सी बेंडेन ने। डी इनमें से किसी ने नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर कुछ होगा, इनमें से किसी ने। जिन नामक शब्द का प्रस्ताव किसने किया था? इनमें से कोई नहीं किया था। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइए कि जिन जो शब्द था किसने प्रस्तावित किया था। बोल सर आप ही बता दीजिए ना, जिन किसने दिया था? जिन शब्द लीजिए, हम ही बता देते आपको। जिन जो शब्द था इसका प्रस्तावना जो किया था उनका नाम था जोहानसेन। क्या नाम था? जोहानसेन। इसका ऑप्शन रहता जोहानसेन, तो क्या मारते? जोहानसेन। जिन शब्द का प्रस्तावना किसने किया, यानी कि सबसे पहले उपयोग किसने किया था? जिन शब्द जोहानसेन ने किया था सबसे प्रयोग किसका? जिन शब्द का। प्रश्न संख्या 6, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों के पुनः खोज में संबंधित है? कौन सा वैज्ञानिक है जो मेंडल के नियमों के पुनः खोज में संबंधित, यानी कि पुनः उसके खोजों को प्रस्तावित किया था? तो प्रश्न संख्या 6 में कौन सी नाम है? सरमक, ऑप्शन नंबर बी लेमार्क, ऑप्शन नंबर डी डार्विन, ऑप्शन नंबर लिनियस। तो डार्विन तो द ओरिजिन ऑफ स्पीच लिया था, लेमार्क तो लिया, लिनियर नहीं लिया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? सरवन हो जाएगा। सरमक है जो मेंडल के नियमों को क्या था? पुनः फिर से दोबारा खोजा था। क्या नाम था इसका? सरमक। प्रश्न संख्या 7, गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए से, डीएनए तथा आरएनए से, डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए से के इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या होगा? गुणसूत्र जो बना होता है, जो गुणसूत्र को क्या क्रोमोसोम कहते हैं? क्रोमोसोम ये डीएनए के बना होता है। इसके इसी में डीएनए उपस्थित होता है, प्रोटीन उपस्थित होता है, प्रोटीन से ही आरएनए बनता है। तो कह सकते हैं डीएनए, प्रोटीन व आरएनए तीनों से बना होता है कुछ गुणसूत्र होता है। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर 7 का आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं कहाँ? 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या करा जो देखते हैं। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, ऑप्शन में डीएनए, बी गुणसूत्र,
सी जीन, डी हरित लवण। हरित लवण तो पेड़ पौधे में होता है, प्रकाश संश्लेषण की मदद करता है। डीएनए में क्या रहता है, बोलते हैं डीएनए में आनुवांशिक गुण रहता है। गुणसूत्र तो तय करता है कि नर होगा कि मादा होगा। कई जुड़ा होता है, तेज जुड़ा होता है मनुष्य में। जीन तो जीन के शब्द का प्रयोग किसने किया था, जोहान्सबर्ग ने। ये तो बताता है कि जीन बताता है कि आपका जेनेटिक प्रॉब्लम किस तरीके से होगा, आपके मम्मी पापा का जो संरचना था उसके हिसाब से आपका होगा। आनुवांशिक लक्षण यानी कि आपका जो लक्षण आपके माता पिता के अनुसार गया होगा, आपका शरीर का बनावट ढांचा माता पिता के अनुसार से गया होगा, वो क्या कहलाएगा, डीएनए कहलाएगा। कोशिकाओं में आनुवांशिक कहलाएगा डीएनए। तो कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ है, कौन सी है कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए के रूप में है। चलते प्रश्न संख्या 9 की ओर। जीन शब्द किसके प्रस्तावित किया था, लीजिए, जॉनसन ने, लेमार्क ने, मेंडल ने, ग्रिफिथ ने। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा, जॉनसन ने। जोहानसेन ऐसे लिखाता है, यहाँ पर लिखा है जॉनसन, तो जॉनसन जोहानसेन एक ही आता है, तो जॉनसन ने। जीन शब्द किसके प्रस्तुत किया था, जॉनसन ने। इसी को क्या कहते हैं, जोहानसेन भी बोला जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ जॉनसन, तो जॉनसन ही बोल देंगे। जॉनसन बेबी पाउडर की बात नहीं हो रहा है, वैज्ञानिक है। प्रश्न संख्या 10, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए साफ जल, बी गंदा जल, सी मीठा जल, डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या होगा, 10 का आंसर बी होगा, गंदा जल। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, कौन सी उत्पन्न करने वाला, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो गंदा जल में उत्पन्न होता है। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या होगा जी, बी होगा। प्रश्न संख्या 11, डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पादन होता है। डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस तरह का होता है, साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में, इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू याद रखेगा, डेंगू साफ जल में उत्पन्न होता है, मलेरिया गंदा जल में उत्पन्न होता है, एकदम याद रखिए। डेंगू साफ, मलेरिया गंदा। अब मलेरिया कौन, मादा मच्छर के काटना, मादा मच्छर का ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। एनोफिलिस, मादा एनोफिलिस नामक मच्छर को काटने से कुछ होता है, मलेरिया होता है। और डेंगू तो साफ जल में जो भी मच्छर उत्पन्न होगा उससे काटेगा तो क्या पर होगा, डेंगू हो जाएगा आपको। बरन में अगर डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है, अभी बताएं। डेंगू उत्पन्न करने वाले कौन, शुद्ध जल में पाया जाता है मच्छर। ये प्रश्न रिपीट हो गया था। अब प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, प्रश्न संख्या चलते हैं 13। करा समजात अंगों के उदाहरण है, कौन अंगों, सोचिए कितना बार पूछा गया, 2017 में, 18 में, 19 में भी पूछा गया। समजात अंगों के उदाहरण है, सुनिए, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रभाग जो समान जैसा दिखना चाहता है, समजात कहलाता है। बी हमारा दांत एवं हाथी के दांत, हाथी के दांत तो बड़का होता है, हमारा दांत छोटा होता है, तो होबे नहीं करेगा। आलू एवं घास के ऊपर उभरी सतह, आलू और घास के भी होगा, नहीं होगा। उपयुक्त सभी, तो जैसे तो देखे तो हाथी, हमारा दांत ये हाथी का दांत नहीं हुआ, तो ये उपयुक्त तो गलत हो गया, ऐसे ही ये ऑप्शन भी छट गया। आलू एवं घास के ऊपर भाग, यानी कि आलू और घास का पत्ता एकदम समान रहता है, नहीं, तो कै गो बचा, तो एक गो बचवे कि हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रभाग क्या है, समजात अंग है। जैसा हमारा अंग है हाथ का संरचना है, और सही कुत्ते का अगला भाग का संरचना है, इसलिए कौन अंग कहलाएगा, समजात अंग कहलाएगा। प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा, ए होगा। प्रश्न संख्या 14, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समजात है। अगर देखा जाए विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समजात हैं, ये प्रश्न 2012 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए चीन के विद्यार्थी, चीन के विद्यार्थी तो गलत दिया, चिंपैंजी, चीन के विद्यार्थी यानी कि वहाँ चीन के रहने वाले लोगों के बारे में कह रहा, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। कह रहा है विकासशील दृष्टि से हमारी किसके अधिक समझाते, यानी कि हमारा किससे मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है। तो बोल सर विकासशील के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि हम लोग चिंपैंजी का क्या है, पूर्वज है, इसलिए विकासशील के दृष्टिकोण से हमारा जो सबसे अधिक जो मिलता है चिंपैंजी से समानता मिलता है। प्रश्न संख्या 15, कह लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होगी। ऑप्शन नंबर ए कम, ऑप्शन नंबर बी अधिक, ऑप्शन नंबर सी एक समान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होगी, क्या होगी,
जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बोल सर हम बताते हैं हम कि जल्दी बताइए प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या होगा, तो आप ही बताइएगा, हम कि आप पहले बताइए। तो लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताओं में अधिक होता है। विभिन्नताएं क्या होता है, अधिक होता है। प्रश्न संख्या 16 करा मेंडल ने अपने प्रयासों के लिए किस पौधे को चुना। मेंडल ने जो अपना प्रयास किया, जो प्रयोग किया, उसके लिए किस पौधे को चुना। सोचिए कितना बार पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, फिर 20 के दूसरा शिफ्ट में भी पूछा चला गया था। इसलिए ये सारे प्रश्न क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्रश्न और आ सकते हैं। तो करा मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किसी पौधे को चुना था। मटर के, चना के, सीम के, इनमें से कोई नहीं। तो बोल सर ये तो सबसे आसान है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्या किया था, चुना था। प्रश्न संख्या 17 में क्या करा, फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लियस नाम किसे दिया था। फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लियस नाम किसने दिया था। ऑप्शन ए नाभिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी HNO3 और डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो है फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लियस नाम किसे दिया था। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो बोल सर न्यूक्लियक के नाम दिया था, नाभिक अम्ल को ही क्या कहा था, न्यूक्लियक नाम दिया था। किसने, फ्रेडरिक मिसर ने। प्रश्न संख्या 18 किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। किसने बोला कि जीन है जो किसका भाग है, गुणसूत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर ए 1928 में ग्रिफिड में, ऑप्शन नंबर बी 1909 में जोहानसन ने, ऑप्शन नंबर सी 1902 में टी बोबेरी एंड WS सट ने, और डी में 1944 में मैकार्टी में। प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या होगा जी। बोल सर बताते हैं कि जल्दी बताइए। तो बोल सर के किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। जीन ही है जो कुछ गुणसूत्र का भाग है। तो किसने दिया था, बोबेरी एब WS सट्टन ने दिया था। कब, 1902 में इन्होंने बताया था। तो प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या हो जाएगा जी, तो सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा प्रत्येक गुणसूत्र को कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे कहते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र कुंडली धागों का बना होता है, क्या कहते हैं, अर्धगुणसूत्री, क्रोमोस्टैम, गुणसूत्र बिंदु, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या होगा जी, अर्धगुणसूत्री। प्रत्येक गुणसूत्र को कुंडली धागों का बना होता है, उसे क्या कहते हैं, अर्धगुणसूत्री कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प है। ऑप्शन ए जीवाणु, बी मकड़ी, सी मछली, डी चिंपैंजी। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या होगा जी, 20 का आंसर होगा चिंपैंजी है, जो हमारा शरीर का अधिकतम लक्षण पर मिलता है। मनुष्य के शरीर का ज्यादातर लक्षण किससे मिलता है, चिंपैंजी से मिलता है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर चलते हैं, तो प्रश्न संख्या चलते हैं 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 में क्या करा जो देखते हैं। करा शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपापचय, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। विस्थापन मतलब हट जाना, संयोजन मतलब जुड़ जाना। तो शरीर में क्या भोजन जुड़ जाता है, हट जाता है, नहीं। तो उपापचय अपचय दो को बचा, तो किस क्या होगा, दो को में आप जल्दी नीचे बताइए। बोल सर शरीर में जो भोजन होता है जो उपापचय क्रिया द्वारा होता है। बोल अपचय क्रिया नहीं, उपचयन क्रिया होता है। कौन क्रिया होता है, उपचयन। यानी कि हर एक भोजन को भोजन से प्रोटीन को निकाल के अलग अलग चयनित करके अलग अलग स्थान पर जहां जहां उसका आवश्यक है वहां पहुंचाया जाता है। इसको कह सकते हैं उपचयन विधि द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 22 निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो सर एकदम बोलिए मत, समझ जाएंगे। जो स्मॉल है वही तो बौने पौधे को क्या करेगा, दर्शाएगा। तो क्यों दर्शाता है, स्मॉल टी। एक कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब ये लंबा पौधा है। स्मॉल टी कैपिटल टी, इसका मतलब लंबा है। कैपिटल टी यानी कि सबसे लंबा, और दोनों स्मॉल टी इसलिए सबसे छोटा, यानी बौना पौधा कहलाएगा। तो स्मॉल टी क्या करता है, बौने पौधे को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 24 कौन सा अभिलक्षण वसंगत नहीं है। अभिलक्षण संगत नहीं है। आंख का रंग,
चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। प्रश्न संख्या 23। 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर भी होगा चमड़ी का रंग होता है जो अभिलक्षण वसंगत नहीं है। इसका अभिलक्षण जो एक जैसा नहीं रहेगा, अलग अलग वातावरण के हिसाब से ही ढला हुआ रहता है। अलग अलग, जहाँ ठंडा प्रदेश वहाँ गोला रहेगा, जहाँ गर्म प्रदेश वहाँ काला रहेगा, और जहाँ दोनों है गर्म और ठंडा दोनों मिक्स रहे तो वहाँ क्या रहता है? नॉर्मल रहता है, जिसको सामर हम लोग कहते हैं। प्रश्न संख्या 24। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटॉपिक अनुपात था A 3:1, B 9:3:3:1, C 1:1 और D 1:2:3। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या होगा? बोल सर जो था फलस्वरूप पौधे का फिनोटॉपिक अनुपात क्या था? 9:3:3:1 था। याद कीजिए 93:31। प्रश्न संख्या 25। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, लीजिए कौची होते हैं स्त्रियों में जी? XX होते हैं कि बाई होते हैं कि BZ होते हैं, क्या होते हैं? तो सर स्त्रियों में तो एक ही होबे करता है। पुरुषों स्त्रियों में क्या होता है जो हम लोग देख लेते हैं, स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो देखते हैं कौन सा गुणसूत्र होता है। XX होता है जो कोची में होता है जी? स्त्री में होता है। और XY होता है जो कोची में होता है? पुरुष में होता है, दोनों नहीं होता। तो XX स्त्रियों में होता है। अगर पुरुष को पूछे तो कुछ हो जाए XY। बोल सर अगला पूछ दिया, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो XY कुछ होते हैं, पुरुषों में कुछ होते हैं XY लिंग सूत्र होते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या हो जाएगा? B। और 25 का आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ की ओर चलते हैं? तो बोल सर प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 27 की ओर। तो प्रश्न संख्या 27 में क्या कह रहा है सर? प्रश्न संख्या 27 में कह रहा प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन नंबर A डार्विन द्वारा, ऑप्शन नंबर B मेंडल द्वारा, ऑप्शन नंबर C जेम्स बास्टन द्वारा और ऑप्शन नंबर D फ्रांसीसी क्रिक द्वारा। तो प्रश्न संख्या 27 कौन संख्या? प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या होगा जी? ए होगा, डार्विन द्वारा दी गई थी। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 28 मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिसन, होमो सेपियंस या इनमें से कोई नहीं? तो सर ये भी पूछे वाला चीज है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। एकदम ये वाला रट लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? रट लीजिएगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। प्रश्न संख्या 29 मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर A अमेरिका में, ऑप्शन नंबर B अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर C इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर D ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न संख्या 29 का आंसर क्या होगा? B होगा। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं अफ्रीका के कौन सा क्षेत्र में। तो सर उतना तो नहीं जानते, आप ही बता दीजिए, हम नहीं बताएंगे इसको। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए, गूगल कीजिए, जहाँ से करना जो करना है वहाँ से करके बताइए। प्रश्न संख्या 30 चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर A समरूप, चमगादड़ एवं पंख की एवं पक्षी के समजात, समवृत्त या जीवाश्म। प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या होगा? बोल सर इस चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख एक समान जैसे होते हैं, संरचना होते हैं, इसलिए समरूप होगा। इसका किसका उदाहरण है? समरूप का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 31 प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? A लैमार्क, B चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, C चार्ल्स मूरे, D अल्फ्रेड मार्क। प्रश्न संख्या 31 का आंसर क्या होगा जी सर? 31 का आंसर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन होगा, क्योंकि प्राकृतिक वरण जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। छोटा फॉर्म में देता डार्विन, पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, पूरा नाम है इनका। वसंगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर A चार्ल्स डार्विन, B रॉबर्ट हुक, C J.C. बोस और D ग्रेगन जॉन मेंडल ने। तो किसने किया? वसंगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो सर वसंगत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगन जॉन मेंडल ने किया था। कि किस तरीका से वसंगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? कि कैसा संगत, जो ऐसा संगत का रहेगा जीन, उसी तरीका से उसका अगला पीढ़ी यानी कि नेक्स्ट पीढ़ी होगा। प्रश्न संख्या 33 इनमें कौन सही है? ऑप्शन में डीऑक्सी न्यूक्लियस एटीनी
डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियस एसिड, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियस एनीमिया, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लियस एक्टिविटी। तो बोल सर 33 का आंसर तो हम जानते हैं कि होता है डीऑक्सीरिबोट न्यूक्लियस एसिड होता है। तो देखिए इसमें कौन है, ऑप्शन नंबर बी में डीऑक्सीरिबोट न्यूक्लियस एसिड। प्रश्न संख्या 33 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, कान के निचले हिस्से को कहते हैं कर्णपाली, कर्णरक्षक, कर्णपोशी या कर्णधारक। प्रश्न संख्या 34 का क्या होगा आंसर जी, बोल सर कर्ण के निचले हिस्से को कहते हैं कर्णपालिक। प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 का नीचे जल्दी ऑप्शन लिख के आंसर लिख के बताइए जी। बोल सर बता दें, हमको बिल्कुल बता दीजिए। तो बोल सर रुकिए बता ही देते हैं हम आपको, हमको जी बिल्कुल बता ही दीजिए। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा? ऑप्शन ए लामार्क ने, बी डार्विन ने, सी अरस्तु ने, डी वाइसमान ने। प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या होगा, ए लामार्क ने। जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझा था, लामार्क ने। प्रश्न संख्या 36, विभिन्नताओं कितने प्रकार की होती है? ए 3, बी 2, सी 4, डी 8। प्रश्न संख्या 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर बी होगा 2। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की विभिन्नताएं होती है। प्रश्न संख्या कितना, 37। किस जीव के जीन संरचना उस जीव को कहलाती है? जीरूपन, जीनोटाइप्स, ए और बी दोनों, या जेनेटिक्सन। तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर क्या होगा, बोल सर जीन संरचना कहलाती है जीन रूपन या जीनोटाइप कहलाता है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 38, जीन प्ररूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेष जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाते हैं? ए जीन रूपन, बी जीनोटाइप, सी लक्षण प्रूफ फेनोटाइप, डी जेनेटिक। प्रश्न संख्या 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर सी हो जाएगा, लक्षण प्ररूप फेनोटाइप। प्रश्न संख्या 39, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? ए नाविक, बी व्यापारी, सी पादरी, डी कृषक। तो प्रश्न संख्या 39 का आंसर क्या होगा, सी पादरी। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे क्या थे, पादरी थे। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप एक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें, जिससे हमको यह लगेगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, कि इससे फ़ायदा आपको हो रहा है या ना हो रहा है, कि मैं ऐसा ही अपने मन से पढ़ाया जा रहा हूँ। इसलिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर अवश्य बता दें, या एक अपने दोस्तों के साथ एक बार एक वीडियो शेयर कर दें। प्रश्न संख्या 40, मेंडल ने जनन पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? जनन पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया जाता? बोल सर आप ही तो बता दिए पी पीढ़ी से, पवन टीचिंग सेंटर, इसलिए पी से पवन टीचिंग सेंटर और पी से पी पीढ़ी। तो जनन को किस पीढ़ी से लेटर सूचित किया था? पी लेटर सूचित किया था। प्रश्न संख्या 41, किसी भी प्रजातीय विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है? ए जीन विकास, बी जीन कोश, सी भ्रूण विकास, डी भ्रूण कोश। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर आंसर होगा जीन कोश। प्रश्न संख्या 42, जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिसमें, जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिसमें, ऑप्शन नंबर ए लैंगिक जनन होते हैं, बी अलैंगिक जनन होते हैं, सी सब परागन होते हैं, डी इनमें से सभी। तो जाति उद्भव उन जीवों को कहते हैं, किन जीवों को कहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बोल सर जाति उद्भव लैंगिक जनन को कहते हैं। उसी प्रकार चलते हैं प्रश्न संख्या हम लोग कितने की ओर चलते हैं? तो सर प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 43 की ओर चलते हैं। क्या करा? डीएनए अनुक्रमण के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाती है? आणविक व्युत्क्रमण, आणविक जातिवृत्ति, आणविक विलोपन या आणविक संलयन। तो डीएनए के द्वारा खोजा गया क्या कहलाता है पूर्वज को? तो सर कहलाता आणविक जातिवृत्ति कहलाता है। जाति के बारे में खोजना है, क्या कहलाता है? आणविक जातिवृत्ति।
प्रश्न संख्या 44, अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? लीजिए, अनुवांशिक का पिता 21 में भी पूछ दिया था, ये भी पूछने वाला क्वेश्चन है जी, ये तो आप भी बता दीजिएगा। सर जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है, अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। पूरा नाम नीचे कमेंट में लिख के हमको बताया कि कौन मेंडल है। सर क्रिकियो जॉन मेंडल है। वाह। किसने मतानुसार किसके मतानुसार जीव में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? ए डार्विन द्वारा, बी मेंडल द्वारा, सी हेल्डन के द्वारा, डी अरस्तु के द्वारा। प्रश्न संख्या 45 का आंसर क्या होगा? तो सर मेंडल के द्वारा होता कि अधिक से अधिक संतान पैदा करना चाहता है, उसी को जीव जनन तो इसीलिए तो करते हैं कि अपने जैसा जीव जंतु को, अपने जैसा प्राणी को क्या करता है? जनन करता है, जिससे कि बाद उसका अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहा। इसे तो क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। किसने दिया था? मेंडल ने। प्रश्न संख्या 46, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? ए 2 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 4 प्रकार के, डी 5 प्रकार के। प्रश्न संख्या 46 का आंसर क्या होगा? ए 2 प्रकार के। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 2 प्रकार के। प्रश्न संख्या 47, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? 2020 में पूछा गया। सर ये तो 2 बार प्रश्न ये आ ही चुका, किसने लिखा था? जल्दी नीचे कमेंट में लिखा हुआ, तो हम बताएंगे नहीं। तो सर बता दीजिए ना, डार्विन किया था। हम लोग बता ही देते हैं, नहीं बता रहा तुम लोग तो क्या करें। प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? 48 प्रश्न संख्या। तो किस जीव की जीन संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीन संरचना क्या कहलाती है? लक्षण प्रारूप का फेनोटाइप्स, जीन प्रारूप का जीनोटाइप, या सी आनुवांशिका, या डी विभिन्नताएं। तो प्रश्न संख्या 48 का आंसर क्या होगा जी? 48 का आंसर बी होगा, जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है किसी भी जीन का संरचना। प्रश्न संख्या 49, लीजिए हम लोग हाफ सेंचुरी मारने के कगार पर आ गए जी। प्रश्न संख्या 49, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न तथा अनुवांशिक का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, बी भ्रूण विज्ञान, सी जीव विज्ञान, डी आनुवांशिक विज्ञान। तो प्रश्न संख्या 49 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर क्या होगा 49 का आंसर? हमको 49 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49 का आंसर? डी आनुवांशिक कहलाता है। लीजिए हम लोग हाफ सेंचुरी मार चुके, प्रश्न संख्या 50 पर आ चुके। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित है कौन? चिंपैंजी। बोल सर चिंपैंजी है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट से? गोरिल्ला, बंदर, गिलहरी? बोलना है सर ये सब कुछ नहीं है, चिंपैंजी है जो अफ्रीकी मानव बोले या मानव के बोले, चिंपैंजी क्या है? लगभग उसी के समान था, इसलिए इसको बोला जाता है। प्रश्न संख्या कितना? 51, पक्षी तथा तितली के पंख होते हैं, समजात होते हैं, असमजात होते, अवशेषण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 51 का क्या होता है? बोल सर असमजात होता है। तितली का पतला होता है इसमें, अब पक्षी का मोटा होता है, इसमें पंख होता है, इसमें पंख नहीं होता तितली में, तो असमजात होते हैं। जिसमें समान रहेगा वो समजात कहलाएगा, अवशेष जिसका उपयोग नहीं हो रहा वो अवशेष कहलाएगा। प्रश्न संख्या 52, अवशेषी अंग का उदाहरण है? कर्णपल्ली की पेशियां, पुच्छ, केशुरुकाएं, निषेचक पटल, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 52 का आंसर क्या होगा सर? इनमें से कोई नहीं, अवशेषण अंग का उदाहरण इसमें कोई नहीं है दिया हुआ। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? लिखिए 1920 में, इसका वही आंसर यहाँ पर देखिए आ जाएगा। कौन सा? रीढ़ की हड्डी नहीं, इसका जरूरी है। अंगूठा जरूरी है, नाक जरूरी है, अपेंडिक्स एकदम क्लियर। अपेंडिक्स क्या है? जो अवशेषी अंग है, मानव के शरीर में कोई काम इसका नहीं होता, तो इसमें भी अपेंडिक्स रहता है। जो यहाँ भी हम लोग टिक मार देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको, अगर समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे हमको उत्साह मिले, हमको और आगे वीडियो इसी तरीक़ा से बनाने का प्रेरणा मिले। आप ही लोग के लिए तो हम तो बना रहे हैं, तो अगर आप लोग अगर सहयोग कर दें, आप लोग का अगर प्यार बना रहा, तो इसी तरीक़ा से हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे। और चैप्टर वाइज इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने, फिर हम लोग सब्जेक्ट, अगर ऐसा रहा तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आप लोग का मान रहा तो हर एक प्रत्येक एनसीईआरटी बीटीबीसी का हर एक सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन आंसर आपको करवा देंगे एक एक को। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या कौन? तो बोल सर प्रश्न संख्या कितना है? प्रश्न संख्या है 54। कारण न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, पॉलट के द्वारा, या बिचर्ड के द्वारा? किसके द्वारा दिया गया? तो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा गया है। कौन देने योग्य? ध्यान देने योग्य, कौन लग रहा है? क्लियर है। प्रश्न संख्या 55,
प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई? ये भी 2021 में पूछा गया। किसके द्वारा लिखी गई है? तो सर प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या किया गया? लिखा गया। तो सोचिए हम लोग चैप्टर 4 का कितना क्वेश्चन कर चुके? 5 क्वेश्चन कर चुके, सॉरी 55 क्वेश्चन कर चुके। हर एक चैप्टर में हम लोग 50 से 60 के एवरेज में देखा जाता है, 50 से 60 के बीच में हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको एक भी प्रश्न ना छूटे। एग्जाम में जो भी आएगा यहीं से आएगा। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण, जो इसका लास्ट चैप्टर होगा, आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। इसके भी सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? तो सर लास्ट नहीं होगा, इसके बाद छठा प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, हम चलिए उसको भी कर लेंगे। तो 5वां हम लोग करेंगे अगला में हमारा पर्यावरण। कौन देने के बाद? ध्यान देने के बाद। यदि दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटों को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें, पवन टीचिंग सेंटर के साथ जुड़े रहें और हर एक प्रश्न को आसानी से करें कि जो आप एग्जाम हॉल में आपको नंबर मार्क्स को क्या कर दे? बढ़ाए।